हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मलयालम सिनेमा इंडियन सिनेमा का फेस बनता हुआ जा रहा है, उसका चेहरा बनता हुआ जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड लेवल पर और साथ साथ लोकली भी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो बॉलीवुड एक वक्त के ऊपर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देता था। 2023 बॉलीवुड के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाएगा और हमेशा ही कहा जाएगा। बट 2024 में जिस तरीके से मलयालम सिनेमा ने अपने पैर पसारे, अपनी चादर बड़ी करी और एक से एक सुपरहिट फिल्में दी, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर 5 रीजंस बताऊंगा कि वाई बॉलीवुड सिनेमा यानी कि मलयालम सिनेमा इंडियन सिनेमा का फेस बनता हुआ जा रहा है। कैसे, एक लॉजिकल बात करेंगे। पहले रिवाइज करते हैं। प्रीमल्लू, मंजूमल बॉयज, मार्को, अवेशम, किष्किंधा कांडम, भाई सब सूक्ष्म दर्शनी, और अब जो आई है फिल्म इम्पुरान, झंडे गाड़ रही है इम्पुरान। भाई साहब वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ कर चुकी है, ओवरसीज से 100 करोड़ शेयर लेने वाली पहली फिल्म बन चुकी है, इंडिया से 100 करोड़ कर चुकी है, मलयालम यानी कि केरला से 50 करोड़ से ऊपर कर चुकी है, कर्नाटका से 10 करोड़ का ऊपर का बिजनेस कर चुकी है। ये उनकी आज तक की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनने वाली है। तो यहां पर मैं आपको 5 रीजन बताऊंगा कि क्यों मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा का फेस बनती हुई जा रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखते हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलते रहें। नंबर 1, बजट। आज भी ना मलयालम सिनेमा का बजट जो है ना फिल्मों का, भाई साहब 10 से 30 करोड़ रुपए होता है, वो भी 80% मूवी उनकी 10 से 30 करोड़ में बन जाती हैं। जहां बॉलीवुड रोम कॉम के लिए 150-200 करोड़ लेता है, वहां पर ये रोम कॉम के लिए 3 से 4 करोड़ में बना देते हैं। जहां बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर के लिए 100 करोड़ भाई साहब फिल्म बनाता है, वहां ये क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री थ्रिलर में 12-12, 15-15 करोड़ के अंदर फिल्म तैयार कर देते हैं। भाई साहब अगर आप इम्पुरान, L2 इम्पुरान का स्केल देखो ना, अगर वो बॉलीवुड में बनती ना वो 400 करोड़ की फिल्म होती है और वहां पर ये फिल्म वही 100-150 करोड़ में बन जाती है। मार्को जैसी स्टाइलिश एक्शन, आज तक की सबसे ज्यादा ब्रूटल बनने वाली फिल्म 30 करोड़ में बनी। मंजूमल बॉयज का बजट 16 करोड़ रुपए था और वो भाई साहब कितना तकड़ा बिजनेस करके गई। यही इंडस्ट्री की खासियत है कि कम बजट में बनाते हैं तो इनमें प्रेशर नहीं रहता कि हमारे को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। इनको पता है पैसा कम लगा है पर अब इनकी क्वालिटी ऐसे है कि वो पैसा निकाल कर लेकर आ जाएगी। ये आज भी बड़े बड़े जो स्टूडियो कल्चर है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, कॉर्पोरेट हाउसेज है ना, वहां नहीं फंसे हैं। यही रीजन है कि आज भी कम बजट में अच्छा सिनेमा बनता है। यहीं से मेरा भाई साहब दूसरा पॉइंट निकलता है जो कि है कंटेंट एंड रूटेड सिनेमा, कंटेंट ड्रिवन एंड रूटेड सिनेमा। देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने पहला क्या पॉइंट बोला, इनका बजट कम होता है। क्यों बजट कम होता है? ये फॉरेन लोकेशंस पे बहुत कम होता है, शूट करने जाते हैं। जब इनको डिमांड है तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं तो ये मलयालम यानी कि केरला के अंदर ज्यादा तमिल तेलुगु में चले जाएंगे, वहीं का कल्चर दिखाएंगे, वहीं की भाई सब लोकेशंस दिखाएंगे और वही खूबसूरती दिखाते हैं ताकि पब्लिक इनके कल्चर को भी जाने, इनकी खूबसूरती को भी जाने शहरों की और इनके भाई साहब गांवों की। और वही रीजन है कि लोकल लोग इनसे कनेक्ट करते हैं और स्टोरी ऐसे लिखते हैं कि पब्लिक का अपना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है। विदेश की स्टोरी नहीं सुनाते हैं, अपने ही राज्य की, अपने ही लोगों की कहानियां सुनाते हैं ताकि पब्लिक इनको देखे। क्योंकि पब्लिक को सच्ची और अच्छी कहानियां देखनी है। पब्लिक को भाई साहब बहुत ज्यादा ही फिक्शन मोड में नहीं जाना है, जो कि आजकल बॉलीवुड भाई ओवरसीज की तरफ तो भाग रहा है पर अपनी जो जुड़ी हुई कहानियां हैं उनको भूलते हुए जा रहा है। यही रीजन है कि वहां पर राइटर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्क्रीन प्ले के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और यही चीज इस इंडस्ट्री को सबसे खासियत बनाती है। यहीं से मेरा दूसरा पॉइंट निकलता है, राइटर एंड नो स्टार कल्चर। मैंने बोला ना, राइटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। राइटर ने अगर बोला है इस स्क्रिप्ट के साथ ये एक्टर जाएगा तो दैट मींस ये एक्टर जाएगा। राइटर कभी भी किसी एक्टर को ध्यान में रखकर, उसकी पिक्चर को ध्यान में रखकर स्टोरी नहीं लिखता। वो सिर्फ एक कैरेक्टर को लिखता है और उसके बाद सोचता है इस कैरेक्टर के अंदर कौन सा एक्टर फिट बैठेगा। जो एक्टर फिट बैठेगा तो उसी की भाई साहब कास्टिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी कहानी में जो भाई साहब कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अगर
एक्टर के साथ सूट कर जाता है तो पब्लिक उसकी दीवानी हो जाती है। और भाई स्टार कल्चर के ऊपर कोई जोर नहीं दिया जाता, मतलब स्टार आ गया है बड़ा, जैसे मोहनलाल आ गया, पृथ्वीराज आ गए, तो उनके हिसाब से स्टोरी को चेंज नहीं किया जाएगा। जो स्टोरी है उसी स्टोरी में आपको ढलना होगा, उसी स्टोरी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी और उसी हिसाब से आपको रेडी करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मयुगम। ममूटी सर 70 साल की उम्र में एक इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बनाते हैं और उसका रिजल्ट आप देखो, आज भी उस फिल्म की कितनी भाई साहब प्रेज होती है। यहीं से मेरा चौथा पॉइंट निकलता है, ओटीटी के आने से किसी और इंडस्ट्री को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हुआ है। रीजन बताता हूं, हम सेटमैक्स के ऊपर क्या देखते थे, तमिल तेलुगु फिल्में देखते थे, आज तक हमने वहां मलयालम सिनेमा देखा नहीं देखा। अगर हमने गलती से देखा भी होगा ना तो हमारे दिमाग में क्या आता था, अरे तो तेलुगु सिनेमा ही होगा, तमिल सिनेमा ही होगा, कभी हमने ये बोला ही नहीं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म होगी। ओटीटी आया, हिंदी में डब होकर आई फिल्में, तो वहां पर पब्लिक को पता लगने लगा कि एक और डाउन साउथ में इंडस्ट्री है जो बॉलीवुड यानी कि मलयालम लैंग्वेज में फिल्में बनाती है पर कम बजट में अच्छी फिल्में बनाती है। ओटीटी के आने से इनकी ऑडियंस बढ़ी। देखो इंटरनेट के ऊपर हर तरीके की ऑडियंस उपलब्ध है जो मास वाली फिल्में भी देखना चाहती है, जो क्लास और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में भी देखना चाहती है, तो उस ऑडियंस ने मलयालम सिनेमा को ढूंढ लिया। और जब एक बार आप मलयालम सिनेमा को देखना चालू करोगे ना तो आपको लत लग जाएगी, आपको आदत लग जाएगी कि कौन सी और ऐसी फिल्में हैं जो मैं यहां से ढूंढ कर निकालूं। तो ओटीटी ने इनकी रीच बढ़ाए। पांचवा पॉइंट सबसे सॉलिड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मलयालम से यानी कि केरला से बहुत से लोग गल्फ में, ओवरसीज में और जगहों पर पढ़ने जाते हैं। अब वो वहां पढ़ने जरूर जा रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, नौकरी करने के लिए, पर वो वहां जाकर भी ना अपने सिनेमा को भूले नहीं है। जब भी कोई मलयालम फिल्म आती है ना, बाहर से लोग उसी फिल्म को देखता है, उसी फिल्म को सपोर्ट करता है। अगर आप देखो मलयालम फिल्म जब रिलीज होती है ना तो उसकी एक बहुत बड़ी लार्जर ऑडियंस जो है ना भाई साहब गल्फ में, जीसीसी में और मिडिल ईस्ट में रहती है, वहीं जाकर वो अपनी फिल्म देखती है। इससे क्या होता है, एक तो पैसा आता है, दूसरा रीच बढ़ती है, तीसरा वाइडर ऑडियंस तक फिल्में पहुंचती है। जब वाइडर ऑडियंस तक पहुंचती है ना तो मेकर्स को भी कॉन्फिडेंट आता है कि बाहर के लोग हमारी फिल्मों को देख रहे हैं। और जब वो बाहर के लोग अपनी फिल्म को देखते हैं और वो अंग्रेजों को बताते हैं, ये देखो एक राज्य की फिल्म आई है और इसने उठकर इतना तकड़ा कमाल किया है ना, तो वो वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। और जब वर्ड ऑफ माउथ फैलता है ना तो क्या होता है, मार्को जैसी फिल्में निकल आती है, तो क्या होता है, मंजूमल बॉयज आती है, तो क्या होता है भाई, द गॉट लाइफ आती है, और उससे भी बड़ा एग्जांपल L2 इम्पुरान आती है जो कि सुपर डुपर हिट हो चुकी है और भी होने वाली है। तो यही वो 5 रीजन है जो मलयालम सिनेमा को धीरे धीरे ही करते हुए मतलब कि इंडियन सिनेमा का फेस बनाते हुए जा रहे हैं। यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि जितने में और इंडस्ट्री के एक्टर फीस लेते हैं उससे आधे से भी आधे में ये लोग फिल्म तैयार कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री को थोड़ा और टाइम दे दो, थोड़ा और अच्छा इनके पास पैसा आ गया ना तो वो वक्त दूर नहीं है जो हम ये सब चीजें भूल जाएंगे। डायरेक्ट हमारे को भी सेम डे के ऊपर एक बड़ी ग्रैंड लेवल पर नॉर्थ में फिल्म देखने को मिलेगी जो कि मलयालम इंडस्ट्री से आएगी। और एक बार ऐसा हो गया तो भाई साहब बॉलीवुड के लिए क्या, तेलुगु इंडस्ट्री के लिए क्या, तमिल के लिए, सबके लिए एक और बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं। अब आपका एक काम है, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना है जो इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। फिर बोलूंगा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।